Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back in DAM Analysis and Design. स्टूडेंट्स हमने बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 1 जो है कवर किया था। प्रॉब्लम नंबर 2 भी हमने ख़त्म किया था। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉब्लम नंबर 3 है और प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम नंबर 2 से भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है, सॉरी कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। इस प्रॉब्लम में बेसिकली जो हमें मुख्तलिफ़ कंडीशंस गिवन है, ठीक है, और इसमें यह है कि इसको मैं थोड़ा सा क्विकली करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर है पहले से आप लोगों का एक बैकग्राउंड बन चुका है अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को अगर आपने उसको वॉच किया है, ठीक है, तो फिर इसमें आपको इसको कोई मसला नहीं होगी, ठीक है। लेट स्टार्ट। अ कंक्रीट डैम section is shown in figure 8.26. Check the stability. Remember, check the stability of the section and determine the value of sliding factor and shear factor. Find out the magnitude and direction of principal stresses, normal stresses and shear stresses at toe and heel. Okay. Analysis of dam section, it to be carried out under the following conditions. Now, effect of only horizontal earthquake you have to consider, not the vertical acceleration. Remember, in part 1 basically I explained that we have horizontal acceleration and we have vertical acceleration. तो हमारे पास अल्फ़ा वी भी हो सकती है और अल्फ़ा एच भी हो सकती है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो कंडीशन है वो कहता है कि इसको इग्नोर कर और इसको आप कंसिडर कर, ठीक है। So this is alpha and this is Cm value. So already we need Cm to calculate hydrodynamic forces. तो ऑलरेडी आपको Cm की वैल्यू गिवन है, लिहाजा आपको एंगल्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। रिजर्वायर फुल, याद रखें, इसका मतलब ये है कि जब रिजर्वायर आपका फुल हो, रिजर्वायर जब आप एम्प्टी हो जाए ना तो वो एक और केस होता है और वो भी इंशाल्लाह इसके बाद जो एग्जांपल 5 आएगा उसमें मैं आपको साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। लेकिन रिजर्वायर फुल कंडीशन आपने बेसिकली कंसिडर करना है, ठीक है। यूनिट वेट जो आपको गिवन है वो है कंक्रीट का दिस मच, और जो शीयर स्ट्रेस है वो जिसको हम क्यों कहते हैं, जो कि शीयर फ्रैक्शन फैक्टर में बेसिकली इस्तेमाल होता है, उसकी वैल्यू, लेकिन इसको आपने 14 की पावर 3 लेना है, आई थिंक सो kg पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अपलिफ्ट प्रेशर एट द बेस ऑफ एनी हॉरिजॉन्टल सेक्शन वेरीज फ्रॉम, यस ये पॉइंट पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। लेट अस सी द सोल्यूशन। ओके, ये हमारे पास वो डैम की क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली हाइट्स नहीं गिवन है, आपको बेसिकली ये लेवल्स गिवन है। ये आपका 0 लेवल है, 0 लेवल से ये जो कट, ये जो स्लोप सरफेस है, ये एट अ डिस्टेंस ऑफ 28, यू कैन से 28 मीटर उसका लेवल है। सो दिस मीन्स कि ये जो हाइट है इस छोटे ट्रायंगल 3 का, वो क्या है, वो है 28 मीटर। क्लियर। और उसके बाद 89 मीटर जो है ना, अगर आप 0 से तस्वर करें तो 89 मीटर आपकी डैम की टोटल हाइट है। 90 - 81 1 मीटर के यहाँ पर वो फ्री बोर्ड है। क्लियर। ये जो 7 मीटर है ये उसमें से ये कट है, ये 83 मीटर आपको गिवन नहीं होगा, आपने इसको डिटरमिन करना है। सिंपल है कि 90 में से आपने 7 को माइनस करना है तो आपके पास 83। फिर आप यहाँ पे आए, आपके पास पाई एंगल है जिसका स्लोप गिवन है 0.7 रन के लिए आपके पास जो वर्टिकल ड्रॉप है वो 1 मीटर है। क्लियर। टोटल ये आपके पास वो अपलिफ्ट प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है और टोटल वेट जो है आपके पास 73.1 मीटर है। इस तरह इसको डिवाइड किया गया है पार्ट्स में से। रिमेंबर, आपको ये पार्ट्स नहीं दिए जाएंगे, आपने ख़ुद ये पार्ट्स बनाने हैं। और इस तरह ये एक स्मॉल ट्रायंगल बन रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल है जो कि ट्रायंगल 2 है, एक रेक्टेंगल है जो कि 1 है, एक स्मॉल ट्रायंगल 3 है, और ये आप देखें ना, ये जो वाटर बॉडी है जो कि रेस्ट कर रहा है स्लोप सरफेस पे, जो कि एक तरह की स्टेबिलिटी में से एक उसका वो एक पार्ट है ना, तो इसका स्टेबिलिटी में एक रोल है इस डैम की। तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। रिमेंबर, इस तरह आपने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को 5 से डिनोट किया गया है और ट्रायंगल को 4 से डिनोट किया गया है। सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन
basically distribute the whole diagram डैम सेक्शन इनटू पार्ट्स। क्लियर। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो। इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन ई की टेबल में यहाँ पे गिवन है, ठीक है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन। सो लेट मी शो यू दिस कैलकुलेशन हाउ दे डिड बेसिकली सेल्फ वेट ऑफ द डैम। इन्होंने किस तरह ये सेल्फ वेट निकाले हैं, इन्होंने किस तरह ये लेवर आर्म निकाले हैं। इसी तरह वेट ऑफ द सुपर इम्पोज कॉलम ऑफ वाटर, दिस वन, this 5, this one, this is superimposed water column, okay, this one 4 5। तो ये इसकी वेट और इसका लेवर आर्म उन्होंने किस तरह लिया है और अपडेट प्रेशर किस तरह लिया है और ये वाटर प्रेशर। तो मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ओके, यहाँ पे देखिए ये डैम की वो फुल सेक्शन है, ठीक है, जो कि 7 मीटर ये हाइट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। ये हाइट्स भी आप लोगों को नोन होनी चाहिए। जस्ट ये जो मेरा बड़ा ट्राइंगल है इसको 2 से डिनोट किया गया है, ये जो रेक्टेंगल है इसको 1 से डिनोट किया गया है, और ये जो स्मॉल ट्राइंगल यहाँ पे ट्राइंगल है वो 3 से, और ये जो ऊपर वाला सुपर इम्पोज्ड वाटर कॉलम है इसको 5 से, और ये जो नीचे जो बेसिकली वाटर कॉलम है जो कि ट्राइंगल है तो उसको 4 से, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने मैंने बेसिकली क्या किया है, ये है 4। क्लियर। नाउ W1, W2, W3, W5, ओके, W4 एंड W6, दैट इज़ U6। क्लियर। तो इसको किस तरह हम फाइंड करते हैं, देखिए W2 को फाइंड करने के लिए मैंने इसी ही ट्राइंगल को यहाँ पे अलहदा ड्रा किया है। इसका जो विड्थ है वो 58 पॉइंट, यहाँ से आप देख सकते हैं 58.1, और इसकी जो हाइट है ना वो 83 मीटर है। क्लियर, 83। तो इसका वेट किसके बराबर होगा, W2। तो इसका जो एरिया है, ठीक है, ये उसका एरिया है, और इसकी जो डेंसिटी है ये उसकी डेंसिटी, कंक्रीट है तो कंक्रीट की डेंसिटी। फिर इसका जो लेवर आर्म है, यानी कि इस 2 पॉइंट से 2 पॉइंट, ये इसका 2 पॉइंट है, क्लियर, इस डैम का। तो यहाँ से जाहिर है कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो सेंट्राइड होती हैं वो लाई करता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/3। सो दैट्स वाई आई राइट दिस वन, ओके। और उसका जो बेस है वो 58.1 है। फिर इसके बाद ये जो रेक्टेंगल पोर्शन 1 आपको दिखाई दे रहा है, इसका वेट जो है W1 है, और इसका जो सेंट्राइड है बेसिकली वो मैंने यहाँ पे शो भी किया है, किधर, आई थिंक सो, आई डोंट शो इट, बट यहाँ से यहाँ इसकी जो लेवर आर्म है इसको हमने x1 का नाम चलो हम देते हैं, ये जो हमारा है इसको हम x2 का नाम देते हैं, ठीक है, ये हमारा x2 है, ये है x1। क्लियर। अब इस 2 से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, तो हम उसको निकालते हैं। देखिए वेट तो आसान है कि इस रेक्टेंगल का एरिया निकाले 7 मल्टीप्लाई बाई 90, और इसका वेट जो है ना वो डेंसिटी के साथ, एरिया को डेंसिटी का मल्टीप्लाई करिए आपको वेट देगा। लेकिन आपने x1 किस तरह निकालना है, ज़ाहिर है इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 58 है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 58.1 है। फिर इस 7 का हाफ आपने जस्ट ऐड करना है, और मैंने यहाँ पे 7 हाफ ऐड किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास W1 x1, W2 x2। क्लियर। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है ये छोटा सा ट्राइंगल, इसका हमने वेट निकालना है, तो इसका एरिया और इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें, और इसका जो सेंट्राइडल डिस्टेंस है फ्रॉम दिस 2 वो निकालना है, ठीक है। तो यू 2 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट से अगर आप देखें, यहाँ पे आप देखें 2 पॉइंट से ये जो पॉइंट है ये एट अ डिस्टेंस ऑफ 65.1 है, और जाहिर है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका 1/3 आपने ऐड करना है। सो यू सी x3 इज़ दिस मच एंड W3 इज़ दिस मच। क्लियर। फिर आपने ये सुपर इम्पोज वाटर कॉलम जो है ये निकालना है, तो इसका W5, ये रेक्टेंगल है ना, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाले। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास वो सुपर इम्पोज वाटर कॉलम है, ये रेक्टेंगल है, और इसका जो हाइट बनता है बेसिकली रिमेंबर इसका हाइट 28। सो 89 में से 28 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, दिस विल गिव यू द हाइट ऑफ दिस, ओके। 90 से नहीं, 90 क्योंकि ये 1 मीटर इसका फ्रीफोर्ड है, यहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से 61 आया है। तो
तो 61 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो इसका एरिया देगा और फिर इस डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें, लेकिन याद रखें यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर यूज़ करना है क्योंकि ये पानी है। और इसका x5 कितना है, तो यहाँ से 2 से यहाँ तक इस वर्टिकल पोर्शन तक का जो डिस्टेंस है 65.1 है, इसके साथ ये हाफ ऐड कर ले तो यू विल गेट x5। क्लियर। फिर इसके बाद जो है ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ट्रायंगल 4। क्लियर। तो ट्रायंगल 4 को मैंने यहाँ पे ड्रा किया है इधर, ठीक है, इधर आप देख सकते हैं, नो ये वाला W4। तो ज़ाहिर है इसका जो यहाँ से तो जो डिस्टेंस है वो आप लोगों को पता है 65.1 है, और इसके साथ आपने ये थर्ड ऐड, ओके, वो ऐड अप करना है, ठीक है। और इसका वेट किसके बराबर होगा, इसका एरिया टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। रिमेंबर ये वाटर बॉडी है, ठीक है ना। तो इस तरह आप W4 निकालेंगे। फिर ज़ाहिर है इसके नीचे आपके पास अपलेट प्रेशर है, ठीक है, अपलेट प्रेशर जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है। रिमेंबर आपने इसके साथ नेगेटिव साइन को ऐड अप करना है। तो इसके साथ W6 है और इसके साथ आपने नेगेटिव साइन को लगाना है, ठीक है ना, नेगेटिव साइन। ट्रायंगल है, ठीक है, जस्ट हाँ ट्रायंगल नहीं, इसका U6 का जो अपलेट प्रेशर है, अगर आप लोग इसका फार्मूला देख के पार्ट 1 में से डैम एनालिसिस में से जो कि मैंने आप लोगों को बताया है, ये किसके बराबर होता है, वेट टाइम्स हाइट डिवाइड बाई 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर। तो ये फार्मूला मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को ये आना चाहिए। और इसका जो x6 होगा 2/3 पे होगा क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वाटर प्रेशर है जो कि बिल्कुल इसी के बैक पे, चूँकि वाटर है उसका जो हाइट है 89 मीटर है और उसकी वजह से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अमल करेगी। तो उस फोर्स को जो हम कैलकुलेट करते हैं तो हाफ टाइम्स h² टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। और याद रखिए ये जो P है ना, जो कि आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें उसकी ज़रूरत होगी, वो बराबर है डेंसिटी टाइम्स 89। ओके। तो जब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हम कैलकुलेट करेंगे उसमें एक टर्म यूज़ होता है P, एक Pn है और एक P है, तो इस टर्म को आप याद रखें, ठीक है। इसके बाद आपका जो तकरीबन आधा टेबल है, वो आधा से भी ज़्यादा, देखिए ये आपका W1 है, ठीक है, W1 इसके बराबर है, ठीक है। जब आप वहाँ पे सारे कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये फिगर्स आएंगे। ये आपके पास W2 है, क्लियर, ये आपके पास W3 है, क्लियर। ये सारे कैलकुलेशन मैंने आपको शो किए। ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है, क्लियर। और इसके बाद हमारे पास जो वेट आप सुपर इम्पोज्ड, यस, ये हमारे पास W4 है, ये हमारे पास W5 है। तो यस, इन्होंने अपलेट प्रेशर को 5, यस, ये हमारे पास W5 है, ये, ठीक है। और ये हमारे पास x5 और ये हमारे पास x4, क्लियर, ये टर्म, और ये x5 ये, ठीक है। अब क्या है हमारे पास जो है नेक्स्ट, वो है अपलेट प्रेशर। तो अपलेट प्रेशर तो मैंने आप लोगों को कैलकुलेट किया है और इसको नेगेटिव साइन से शो किया गया है, W6 और x6, 2/3 of 73, ओके, इट विल गिव यू दिस वन, ओके। और वाटर प्रेशर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, दैट इज डिनोटेड बाय F, क्लियर, दिस इज डिनोटेड बाय F, ओके, जो कि बराबर है इसकी टर्म के, ये 10 की पावर 3 है, ठीक है ना, ये 10 की पावर 3 है, रिमेंबर 10 की पावर 3। और ये हॉरिजॉन्टल है, हाँ, रिमेंबर वर्टिकल्स को वर्टिकल के खाने में डालना है 4 से, और हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये तो एक थ्रस्ट है। और इसका जो लेवर आर्म है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊं ज़रा, इसका जो लेवर आर्म है ये, तो हमेशा याद रखें कि पानी का जो लेवर आर्म होता है ये h/3 पे होता है, और h आपके पास वाटर की जो हाइट है वो 89 है। तो 89 को 3 से डिवाइड करो, यू विल गॉट दिस वैल्यू 29.67। तो ये इसका लेवर आर्म है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस है जो कि अर्थक्वेक की वजह से क्रिएट होती हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। आई थिंक सो ऑल दीज थिंग्स विल बी क्लियर, ओके। इसमें किसी किस्म की वो कम्प्लिसिटी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूँ तो ये W1 x1 आपको ये देगा, W2 x2 आपको ये देगा, W3 x3 आपको ये देगा, W4 x4 आपको ये देगा, W5 x5 आपको ये देगा, ठीक है। लेकिन याद रखें ये रिस्टोरिंग मूवमेंट से, पॉजिटिव मूवमेंट से। इसके बाद ये जो अपलेट प्रेशर है, चूँकि वो इम्बैलेंस करता है, तो इस वजह से इसको आपने यहाँ पे लिखना है नेगेटिव साइन में, या आई एम नॉट
एम नॉट मोमेंट्स में से, क्लियर। और इसी तरह ये जो वाटर प्रेशर है तो वो भी क्लॉकवाइज बेसिकली रोटेशन पैदा करता है, जो कि आपका इम्बैलेंस मोमेंट है, तो इसलिए इसको भी यहाँ लिखना है। अब इसके बाद हमारे पास हाइड्रोडायनामिक प्रेशर है, और हाइड्रोडायनामिक प्रेशर जो होती हैं वो अर्थक्वेक की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पार्ट 1 इसी डीएम एनालिसिस पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया किस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। और यहाँ पे याद रखें y की जगह हम h लेंगे। h हमारे पास यहाँ पे बराबर है 89 के, रिमेंबर, क्लियर। ये इक्वेशन आप लोगों के साथ मैंने पहले भी पार्ट 1 में, अगर मैं आप लोगों को फिर वो इक्वेशन दिखाऊं तो ये तो हमारे पास प्रेशर इंटेंसिटी की इक्वेशन है, लेकिन जो पी ई वाई है बेसिकली ये वो हमारी इक्वेशन है 0.726, क्लियर। पी ई वाई डॉट वाई, और पी ई वाई की वैल्यू वो है। यहाँ पर सी वाई की जगह आपने सी एम डालना है, ठीक है। यस 0.726 ये आपको हाइड्रोडायनामिक फोर्स देगा, और ये आपको हाइड्रोडायनामिक मूवमेंट देगा, रिमेंबर ये आपको हाइड्रोडायनामिक मूवमेंट देगा, ठीक है। तो हमने ये मूवमेंट भी निकालना है और हमने ये फोर्स भी निकालना है। सो टू फाइंड आउट दिस वैल्यू आई राइट डाउन ऑल द थिंग्स हेयर, ओके। ये हमारे पास फोर्स की इक्वेशन, क्लियर। उस ये टोटल इक्वेशन है 0.726 सी एम की जगह 0.735, रोड वाटर मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000, एंड एच स्क्वायर, एच की जगह आपने 89 स्क्वायर लिखना है। तो सारा इक्वेशन मैंने सिंप्लीफाई किया है, तो ये आपको फोर्स देगा, डेप्थ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 0.726 0.735 दैट इज़ एल्फ़ा, आई थिंक सो, आई डोंट राइट एल्फ़ा, नो, यहाँ ये एल्फ़ा है। सो एल्फ़ा की जो वैल्यू है 0.1 है, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, और 89 स्क्वायर। सो दिस इज़ क्लियर, ओके। और ये याद रखें ये एक इम्बैलेंस मूवमेंट है, इस वजह से इसको आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये ओवरटर्न करने की कोशिश करता है। अब देखिए इसकी मूवमेंट, इस फोर्स की जो मूवमेंट है वो ये है, और यहाँ पे चूँकि ये नज़र नहीं आ रहा है, बेसिकली थोड़ा सा ब्लर है, तो दैट्स वाई आई राइट हेयर, ओके। एम ई वाई बराबर है 0.3 और 0.299, ओके, 0.299। यहाँ पे अगर आप देखें ना तो यहाँ पे 0.299 को आप राउंड अप करें तो 0.3, क्लियर। और पी ई वाई इंटू एच स्क्वायर, पी ई वाई बराबर है यहाँ पे एस सी वाई रो एच के। आप सी वाई को आप सी एम के बराबर ले लें तो फिर सी एम इंटू रो एच आएगा। लेकिन अब ये प्रेशर है, ये फोर्स नहीं है। जब आप इसको फोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपके पास इसकी जो वैल्यू आती हैं वो आपके पास एच स्क्वायर बन जाता है फिर, ठीक है ना, एच स्क्वायर। तो यस यहाँ पे आप देख सकते हैं एच स्क्वायर। अब देखिए आपके पास जो इक्वेशन है ना मोमेंट की वो ये है, ठीक है। और पी ई वाई जो है ना वो आपके पास इसके बराबर है, ठीक है। सी एम, सी वाई की जगह आप सी एम, तो रो एच, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं सी एम रो एच दैट इज़ पी ई वाई डॉट एच स्क्वायर। तो इसको एच के साथ मल्टीप्लाई करें एच क्यूब, और 0.3 0.735 इट इज़ गिवन, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 की पावर 3, और एच की जो वैल्यू है वो आप 89 ले लें, क्लियर। तो दिस शोज दिस कैलकुलेशन, ओके। आप देख सकते हैं 0.30 0.735 10 की पावर 3 89 क्यूब, ओके। तो ये आपको इस फोर्स की जो मूवमेंट है ना वो ये है, या फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 15.45 ज़रब 10 की पावर 6 है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। नो इट बिकम लार्जर, यस। अब हमारे पास जो फर्दर कैलकुलेशन है, ओके, जो फर्दर कैलकुलेशन है वो है हमारे पास इनर्शियल फोर्सेस। अब जाहिर है कि अर्थक्वेक है, और अर्थक्वेक की वजह से इनर्शियल फोर्सेस डेवलप होती हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आप लोगों को इस सारी कहानी बेसिकली आप बहुत डिटेल के साथ पढ़ाई थी कि किस तरह हम इनर्शियल फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। एफ इज इक्वल टू एल्फा टाइम्स डब्ल्यू, क्लियर। एल्फा इज अर्थक्वेक कोएफिशिएंट्स एंड डब्ल्यू इज़ द वेट। अब याद रखें चूँकि इनर्शियल फोर्स है, देखिए जब आपका अर्थक्वेक आता है तो आपके पास जो डैम की बॉडी है वो इस तरह है, ठीक है। ये हमारे पास अर्थ वो डैम बॉडी है ना, तो जाहिर है कि ये तो एक मास है,
ये तो मास है और बहुत हैवी मास है। क्लियर। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है दैट इज़ ma। तो जब आप किसी बॉडी को मूवमेंट देते हैं, फोर्स देते हैं, तो ज़ाहिर उसमें इनर्शिया प्रोड्यूस होती है और उस इनर्शियल की वजह से इनर्शियल फोर्सेस डेवलप होती हैं। तो जिस तरह उन्होंने ये बताया है कि आपने अर्थक्वेक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेना है, तो उसकी वजह से कुछ इनर्शियल फोर्सेस इस बॉडी में डेवलप होती हैं। वो इनर्शियल फोर्सेस जो है, ये चूँकि हमारे बॉडी 2 है, ये बॉडी 1 है और आई थिंक सो दिस इज बॉडी 3, तो इन 3 पार्ट में से इनर्शियल फोर्स डेवलप होगी। ठीक है ना। और इसको हम W1, W2, W3 से डिनोट कर सकते हैं, या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। इनर्शियल लोड बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ठीक है। ड्यू टू फर्स्ट रेक्टेंगल, due to second triangle, and due to third triangle, and due to first rectangle, and I think I write clear where it is this one. This is rectangle, this is second triangle, this is third triangle. Clear। अब इसके डायमेंशंस और वेट आप लोगों ने पहले ही डिटरमिन किए हैं। ठीक है ना। तो जस्ट उनके जो वेट्स है यहाँ पे आए, W1, W2, W3, ये जो वेट्स हैं ना तरतीब से यहाँ पे आप लिखे, यहाँ पे। ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, उसके साथ अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, इन वेट, ये जो आप वेट देख रहे हैं ना, इसके साथ आप अल्फ़ा मल्टीप्लाई करें। सो यू गॉट दीज वैल्यूज़। देखिए, अल्फ़ा टाइम्स W1, अल्फ़ा टाइम्स W2, अल्फ़ा टाइम्स W3। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 0.1 है। तो आप 0.1 जो है वो W1 जो ऊपर गिवन है उसमें उसके साथ मल्टीप्लाई करें, यू गॉट दीज वैल्यूज़। क्लियर। तो ये वैल्यूज़ तो आसान है, लेकिन इसका जो लेवर आर्म होता है वो ज़ाहिर है, आई थिंक सो, ये तो हमने डिटरमिन भी किए हैं। ये लेवर आर्म्स W1, नो, ये देखें, ये जो है ना, ये इनर्शियल फोर्सेस है। ठीक है ना, ये इनर्शियल फोर्सेस है, रिमेंबर रखें। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल वो नहीं है, रिमेंबर, ये हॉरिजॉन्टल लेवर आर्म्स नहीं है। ठीक है ना। देखिए, ये बॉडी है और इसको आप इस तरह डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं। ठीक है ना। तो जब आप उसको इस डायरेक्शन में फोर्स देंगे तो ये फोर्स इसके सेंट्राइड में से बेसिकली पास होगा। अब ये चूँकि ये रेक्टेंगल है तो इसका सेंट्राइड जो होगा बॉटम से कितने डिस्टेंस पे होगा, इसकी टोटल हाइट 90 है। सो 90 डिवाइड बाई 2, सो दैट्स वाई 90 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 45। यू सी हियर 45। क्लियर, दिस 45। इसके बाद जो दूसरा ट्राइंगल है ये, तो इसका जो हाइट है वो 83 मीटर है। क्लियर, इसकी हाइट 83 मीटर है। अब ये जो फोर्स है इस ट्राइंगल के सेंट्राइड में से पास होगा। तो जब इसके सेंट्राइड में से पास होगा तो इसका सेंट्राइड जो है बॉटम से कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है, 1/3 पे। सो दैट वाई यू राइट 83 डिवाइड बाई 3। क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 83 डिवाइड बाई 3। और इसी तरह दूसरे का भी, चूँकि वो भी एक ट्राइंगल है और वो 4 जो है उसके सेंट्राइड में से पास होगा और इसकी जो हाइट है वो 28 मीटर है। सो दैट्स वाई बेसिकली इस 28 के थर्ड पार्ट में से, तो therefore they write 28 divided by 3. So this is the reason why they are basically taking the vertical lever arms, because this is inertial force and remember ये imbalances create करती है। क्योंकि ये horizontal direction में है तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से forces मेरे बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा है और कौन से जो forces है बेसिकली वो मेरी बॉडी को imbalance कर रहा है। So you must know about all those forces. Clear? For example, if I draw, तो let me draw it. Clear? यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे जो फोर्स है ना W1, तो W2 सॉरी, तो वो W2 आपकी यूं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो कि पॉजिटिव आप लेंगे। ठीक है। फिर ये जो आपका रेक्टेंगल है दैट इज़ W1, तो इसकी वजह से भी, इस W1 की वजह से भी आपका इस तरह मूवमेंट ये भी पॉजिटिव है। इसी तरह ये जो W3 है इसकी वजह से भी मूवमेंट ये भी पॉजिटिव है। क्लियर, MR में आप इसको लेंगे, समेशन आप MR में आप लेंगे। यहाँ ये जो W4 है तो ये भी बेसिकली MR होगी पॉजिटिव साइन के साथ, और ये जो W5 है तो ये भी आपने पॉजिटिव साइन के साथ लेना है। तो ये सारे समेशन आप MR जब निकालेंगे तो ये सारे लोड्स फोर्सेस आप लेंगे।
ठीक है। नीचे से चूँकि अपलेट फोर्स है और अपलेट फोर्स जो है ना वो इस टू के अराउंड जो मूवमेंट क्रिएट कर रहा है वो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को आपने फिर नेगेटिव लेना है, इसको आपने समेशन एम नॉट में लेना है। इसी तरह जो इनर्शियल फोर्सेस है जो कि इस बॉडीज़ के सेंट्राइड में से गुजरता है, जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, तो इन फोर्सेस जो F1 F2 F3 फोर्सेस बनते हैं वो सारे के सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट वाई यू हैव टू कंसिडर दैट लोडिंग बेसिकली क्लॉकवाइज, सो आपने उसको नेगेटिव कंसिडर करना है। दीज आर यू कैन से ओवर टर्निंग मूवमेंट्स, क्लियर। और बाकी जो वाटर प्रेशर है वो भी एक फोर्स है और वो भी आपका क्लॉकवाइज, तो इसको आप नेगेटिव लेना है। इस तरह हाइड्रोडायनामिक प्रेशर जो है उसकी वजह से एक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है और उस मूवमेंट को भी आपने नेगेटिव में लेना है, क्योंकि वो भी ट्राई कर रहा है कि बॉडी को इम्बैलेंस करे। सो किस फोर्स को पॉजिटिव, किस फोर्स को किस खाने में लिखना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कुछ नेगेटिव में है, कुछ पॉजिटिव्स में है, तो ये आपके समेशन एम आर है। और ये जो मूवमेंट्स आप देख रहे हैं ये सारे के सारे मूवमेंट्स देखें, ये 45 टाइम्स दिस वन रिमेंबर, तो आपको ये देगा 83 डिवाइड बाई 3 टाइम्स दिस वन आपको ये देगा, 28 डिवाइड बाई 3 टाइम्स दिस वन ये आपको ये देगा। ये सारे के सारे आपके इम्बैलेंस मूवमेंट है। तो याद रखिए ये जो आप मूवमेंट्स देख रहे हैं ना, ये मूवमेंट्स, तो ये आपके समेशन एम नॉट है, रिमेंबर समेशन एम नॉट। और ये जो मूवमेंट्स है इसको हम लिखेंगे समेशन एम आर, क्लियर, एम आर। और इन दोनों का जो अलजेब्रिक सम है, ठीक है ना, इसमें से इसको आप माइनस करें तो ये आपका टोटल समेशन एम होगा। जब आप यहाँ पे आए तो ये हॉरिजॉन्टल है, इन हॉरिजॉन्टल कॉलम में जितने फोर्सेस आप उसको ऐड करें ये आपको समेशन एच देगा। और ये जो वर्टिकल कॉलम आप देख रहे हैं, वर्टिकल फोर्स है ना इन केजी, और इन सारे वर्टिकल फोर्सेस को आपने एडअप करना है तो ये आपको समेशन वी देगा। रिमेंबर ये आपका समेशन वी और ये आपका समेशन एच, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम जाते हैं जो नेक्स्ट जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसको हम देखते हैं, ठीक है। इन्होंने टेंजेंट फाई कैलकुलेट किया है, किस तरह कैलकुलेट किया है, लेट मी शो यू हेयर। देखिए ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और सॉरी ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में बेसिकली इस फाई एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये टेंजेंट ले ले, ये लोगों के साथ मैंने पार्ट 3 में भी डिस्कस किया था। और ज़ाहिर एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो आपको परपेंडिकुलर, सो दैट्स वाई 0.7 डिवाइड बाई 1 मीन दैट टेंजेंट पाई इज इक्वल टू 0.7, क्लियर, ये पता होना चाहिए। दूसरा जो है ना इन्होंने सीकेंट फाई को फाइंड आउट किया है, तो सीकेंट फाई किसके बराबर होगी, देखिए इस ट्राइंगल का ये जो हाइपोटेन्यूज है, जो वतर है, उसको आपने फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें और आप इसको फाइंड करें, तो ये बराबर होगी 0.7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट। तो अगर 0.7 का आप स्क्वायर रूट स्क्वायर ले लें, 0.7 का अगर आप स्क्वायर ले लें तो ये आपके पास आता है 0.5 और 0.45, और फिर उसको आपने 1 के साथ एडअप करना है, तो प्लस 1 इट विल गिव यू 1.49, सॉरी लेट मी रब इट, ओके। तो देखिए ये जो इसका जो ये वतर होगा ये 1.49 के बराबर है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर द रूट, क्लियर। अब सीकेंट फाई तो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। देखिए ये आपका बेस है ये, और ये आपका परपेंडिकुलर है 0.7 साइड, तो सीकेंट बराबर है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, सो दैट वाई सीकेंट फाई इज इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, और बेस आपके पास 1 है। सो 1 को इन्होंने नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं इसको डिवाइड बाय 1, तो दैट वाई इसका जो रूट लिया गया है तो 1.22। और ये जो टेंजेंट थीटा है इसको 2/7 किस तरह लिया है, लेट मी शो यू दिस पॉइंट। देखिए ये जो ट्राइंगल आपको ट्राइंगल 3 है, इस ट्राइंगल 3 में से ये थीटा एंगल आप देख रहे हैं, तो ये वो बेसिकली वो टेंजेंट थीटा है, ठीक है। अब इस टेंजेंट थीटा को अगर आप देखें तो ये साइड आपके पास 8 है और इसकी जो हाइट है वो 28 है, तो ये टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगी, देखिए सिंपल है, टेंजेंट थीटा, अब देखिए टेंजेंट थीटा के सामने वाला जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर है, सो दैट वाई 8 डिवाइड बाई इसका बेस जो कि 28 है, सो 28,
ओके, इसको आप डिवाइड करें तो यू सी यू गॉट 2/7. ओके, सो दैट वाई ही राइट टेंजेंट थीटा 2/7. क्लियर? ये चीज़ें आप लोगों की काम आएगी, लिहाजा आप इसको याद रखिए क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में ये आपके काम आएंगे. इसके बाद उन्होंने एक्स बार कैलकुलेट किया है. ये पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन 2 पार्ट 3 में डिस्कस किया है. समेशन ऑफ एम डिवाइड बाई समेशन ऑफ वी. समेशन ऑफ एम आप लोग टेबल में सर्च करें, समेशन ऑफ वी भी है, ये आपके पास ये आ गया. ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है. ठीक है, एसेंट्रिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ में से आपने जैसे एक बार को माइनस करना है 17.22 और नॉर्मल स्ट्रेस से 2 पॉइंट के ऊपर क्या होगी, ज़ाहिर है 2 पॉइंट पे. तो जो 2 पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस है प्लस साइन. ओके, यहाँ पे प्लस साइन यूज़ करना है. समेशन ऑफ वी भी टेबल में है, बी भी आपके पास 73.1 है, ये देखें. और ये समेशन ऑफ वी टेबल में है. ई जो है ना आप लोगों ने कैलकुलेट किया और सारे के सारे कैलकुलेशन यहाँ पे जो ये 73 है. ओके, ये 73 है, 73.1 है. ठीक है ना, तो ये 73.1 और 6 और ये. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कंप्रेशन. ओके, और ये कंप्रेशन में होना चाहिए. ठीक है, 19.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा कंफर्म करें, बुक में थोड़ी सी गलतियाँ हैं. ठीक है ना, तो आप इसको करें कि इस आपके पास क्योंकि सारे डायमेंशन जो है ना वो आपके साथ मीटर्स में हैं. ठीक है ना, तो ये आंसर आपको मीटर में देगा. ओके, सो प्लीज़ कंफर्म इट. ओके, ये आपके पास मीटर्स में आएगा. इसकी वैल्यू इस इक्वेशन से आपके पास केजी पर मीटर स्क्वायर में आएगा. ठीक है ना. इसके बाद आप लोगों ने नॉर्मल स्ट्रेस हील पे कैलकुलेट करना है. सारे के सारे वही चीज़ें, सिर्फ प्लस की जगह आपने माइनस यूज़ करना है. और ये आपके पास 73 है. ठीक है ना, ये 73 है. ठीक है, ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये केजी पर मीटर स्क्वायर होगा. और यहाँ रिमेंबर है कि नेगेटिव साइन आया है. नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि हील के ऊपर टेंशन है. ठीक है ना, जो कि एक रेड साइन है, यू कैन से टेंशन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा कंफर्म करें प्लीज़. प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट 2, देयर इज़ नो टेल वाटर. ज़ाहिर है कि टेल वाटर तो आपके पास नहीं है. टेल वाटर क्या होती हैं कि आपके डाउन स्ट्रीम साइड के ऊपर अगर पानी हो तो उसको फिर टेल वाटर हम कहते हैं. अब चूँकि इस टेल वाटर की वजह से क्या होता है कि इस टेल वाटर भी आपके पास जो फोर्स एग्जर्ट करता है और मूवमेंट क्रिएट करता है वो भी एक बैलेंस मूवमेंट होती है जो कि आपके वर्टिकल फोर्सेस के साथ ऐड होती है. ठीक है ना, और उसकी वजह से भी एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर डेवलप होती है और उस प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पी ई प्राइम से. रिमेंबर पी ई प्राइम, आई थिंक सो, पी ई प्राइम से डिनोट करते हैं. इसकी वजह हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस भी डेवलप होती हैं. तो वो चीज़ें अब आपने इग्नोर करना है. ठीक है, और ज़ाहिर है आपने लेक्चर पार्ट 1 जो है बेसिकली वहाँ पे जाना है और इस इक्वेशन को राइट डाउन करना है. लेट मी शो यू. अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहा है तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो कि किस तरह ये है ना. इधर आप देखें तो एफ पी ई प्राइम इज़ द हाइड्रोडायनामिक इंटेंसिटी ऑन डाउन स्ट्रीम साइड. रिमेंबर आपकी जनरल इक्वेशन प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए ये है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारे पास टेल वाटर नहीं है तो टेल वाटर न होने की वजह से आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे. ठीक है, लेकिन रिमेंबर रखें चूँकि टेल वाटर नहीं है तो इस वजह हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस भी नहीं होगी. वैसे जनरल इक्वेशन आप ये यूज़ कर सकते हैं जिसमें P जो है वो टेल वाटर प्रेशर है और ये हाइड्रोडायनामिक प्रेशर है. तो ये दोनों आपके पास ज़ीरो है, इसलिए पूरा टर्म ज़ीरो और आप सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे. सो दैट वाई दे बेसिकली यूज़ दिस इक्वेशन. और सेकंड पाई तो आप लोगों ने ऑलरेडी डिटर्मिन किया है, आई थिंक सो. यस, हमने डिटर्मिन किया है. सो दैट वाई दे यूज़ इट. इस डायरेक्शन इज़ पैरेलल टू डाउन स्ट्रीम फेस. ये जो डाउन स्ट्रीम फेस है ये स्ट्रेस उसके पैरेलल होगा. प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑफ हील, ज़ाहिर हील के ऊपर आपने ये इक्वेशन यूज़ करना है. वही इक्वेशन है जो मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया, ये इक्वेशन, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आपने प्लस साइन यूज़ करना है. ये आपके पास अप स्ट्रीम के लिए यूज़ होगा. अब पी क्या है आप लोगों को मैंने बताया था 1000 टाइम्स 89. पी ई यहाँ पे पी ई का मतलब है अपस्ट्रीम साइड, पी ई प्राइम का मतलब है डाउनस्ट्रीम साइड. तो पी ई हमने कैलकुलेट किया है जो कि टेबल में मौजूद है. ठीक है ना, टेबल में मौजूद है. अगर आप लोग ऊपर जाए, ये पी ई प्राइम की जो वैल्यू है 4920. ओके, ये आपके पास बेसिकली पी ई प्राइम है, पी ई है, सॉरी पी ई प्राइम नहीं है.
और यहाँ पे आप आए और बस जस्ट आप उस वैल्यूज़ को प्लग करें, ठीक है ना। पी ई की जगह आपने उसकी वैल्यू डालनी है 420, पी की जगह आपने क्या डालना है 1000 टाइम्स, मैंने आप ऑलरेडी इसको लिखा भी है 1000 टाइम्स 89, क्लियर। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब टेंजेंट स्क्वायर थीटा किस तरह लोगे, टेंजेंट थीटा तो हमने डिटरमिन किया है ना 2/7, तो 2/7 लिखे और उसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो ये वो प्रोसीजर है। तो टेंजेंट स्क्वायर ये है, सीकेंड स्क्वायर थीटा जो कि हमने डिटरमिन नहीं किया है, थैंक्स। सो अब आप लोगों ने सेकंड थीटा को निकालना है, ठीक है ना। तो इन्होंने डिटरमिन नहीं किया है, टेंजेंट थीटा डिटरमिन है लेकिन सीकेंड डिटरमिन नहीं है। सिंपल है, देखिए यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, देखिए सीकेंड थीटा ये है ना, तो ये जो साइड है ना ये हाइपोटेन्यूज, इस हाइपोटेन्यूज को इस बेस से डिवाइड करो। हाइपोटेन्यूज आप लोगों ने डिटरमिन करना है, कैसे डिटरमिन करना है इस हाइपोटेन्यूज को, 8 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर और उसका अंडर रूट ले ले, ठीक है। जब उसका आप अंडर रूट लेंगे और ज़ाहिर है उसको डिवाइड वगैरह जो भी करना है आपने उसको उसके साथ कर ले, जिस तरह हमने ये फाइंड आउट किया था ये, तो ये तरीका इसके साथ भी करें और सीकेंड फाई निकाले, सीकेंड थीटा निकाले सॉरी, और फिर उस सीकेंड थीटा की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे बेसिकली किधर, यहाँ पे आप उसको डाल दें, ठीक है ना, सीकेंड की जगह। तो और पी एन की वैल्यू हील के ऊपर हमने डिटरमिन किया है, हील के ऊपर, रिमेंबर नॉट ऑन टू हील, ठीक है ना। तो हील के ऊपर ये है पॉजिटिव साइन के, नो यस दैट्स वैल्यू, ओके दिस इज ए 2। देखिए हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेस 2 है, तो 2 के ऊपर उसकी वैल्यू है ये, तो ये तो 2 के ऊपर है ना, हील के ऊपर आपके पास ये है ये वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने नेगेटिव साइन के साथ आपने इसको डालना है, ठीक है। आई थिंक सो आप नेगेटिव साइन के साथ इसको डाल लें। ये आपके पास पी की वैल्यू, ये आपके पास पी ई जो कि हाइड्रोडायनामिक फोर्स है, और ये ऑलरेडी हमने डिटरमिन भी किया है ना। पी ई इधर देखें 0.7 0.1 1089, तो 0.65 kg पर मीटर स्क्वायर। इन्होंने यहाँ पे पी ई की वैल्यू ये लिया है, ठीक है ना, जो कि प्रेशर है, ठीक है। वो जो हमने यहाँ पे किया है, ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ किया है, ये फोर्स है, रिमेंबर ये फोर्स है। यहाँ पे पी ई की जो वैल्यू है ना वो उन्होंने प्रेशर लिया है, ठीक है ना। तो आपने प्रेशर की वैल्यू निकालना है, इस वजह से प्रेशर की जो वैल्यू है वो 0.7 टाइम्स 0.1 टाइम्स 1000 टाइम्स 89, ओके। तो ये अगर मैं आप लोगों को ये पी ई की वैल्यू नहीं दिखाऊँ, लेट मी शो यू हेयर, पी ई की वैल्यू जो है वो ये है, ये अब सी वाई की जगह आपने सी एम डालना है। तो सी एम जो कि आपके पास 0.73 और 0.7 आप लेते हैं, और डेंसिटी टाइम्स एच, और इसके साथ आपने अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इनसे बेसिकली ये यही वैल्यू है, ठीक है ना, यही वैल्यू है 0.7, इन्होंने 0.72 की जगह 0.7 लिया है, वाई की जगह वही 89 है, और पी की जगह वो अल्फ़ा डेंसिटी और वो सारे वैल्यूज़ आपने डालनी है, ठीक है। तो ये वो पी की वैल्यू है, सी एम अल्फ़ा डेंसिटी टाइम्स एच, ओके। तो ये प्रेशर है, हाइड्रोडायनामिक प्रेशर है, ठीक है ना, फोर्स नहीं है। और अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। तो आप जस्ट ये वैल्यूज़ वहाँ पर इंसर्ट, देखिए इसको नेगेटिव साइन के साथ डालना है, ठीक है ना, क्योंकि टेंशन है, नेगेटिव साइन है, तो इसलिए नेगेटिव के साइन के साथ। और ये आप देखिए 4/49, इस सीकेंड थीटा जो है ना, सीकेंड थीटा ये आपके पास 4/49 आता है, ठीक है। और ये सारे वैल्यूज़ तो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिए। पी की वैल्यू भी आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया, पी ई की वैल्यू ये है, ठीक है। और बस बाकी ये पी ई की वैल्यू मेक श्योर इसको थोड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ टेबल वैल्यू बता दी जो कि इन्होंने यूज़ नहीं किया है 420, ओके। ये फोर्स है तो इसको नहीं डालना है, प्लीज़ मेक करेक्शन फॉर इट, ठीक है ना। तो ये वो पी ई की नहीं है ना, ये फोर्स है और वो प्रेशर है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये केजी में है, और वहाँ जो यूज़ हुई वैल्यू यूज़ है ना वो केजी पर मीटर स्क्वायर है ना, ये वैल्यू ये मीटर स्क्वायर है ना, पी ई ये। तो यहाँ इन्होंने
प्रेशर की वैल्यू डाली है, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है। इस तरह ये सिग्मा 1 और फिर जो है ये यहाँ भी देखें ना टेंशन है, ठीक है। और ये बात आप याद रखें, ये जो सिग्मा 1 है ना ये P से कम है, इसलिए इसको माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, और जो P है इसको आप मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है ना। ये पॉइंट इधर इन्होंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप ये पॉइंट याद रखें क्योंकि ये कम है P से, इस वजह से इसको हम मेजर और इसको हम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इस तरह शेयर स्ट्रेसेस का भी वही हिसाब किताब है, ठीक है। टेंजेंट पाई की वैल्यू वही है, शेयर स्ट्रेस एट हील वही इक्वेशन जो कि मैंने पार्ट 3 में एक्सप्लेन किया है, वही पी ई की वैल्यू जो आपने अभी कैलकुलेट किया, पी की वैल्यू भी आपके पास नोन है, पी इन की वैल्यू भी वही माइनस साइन के साथ आपने उसको डालना है, ठीक है। और फिर आपने सारी कैलकुलेशन, टेंजेंट थीटा की वैल्यू 2/7 है, आप उसको कर लें, ठीक है। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट, तो ये सब वैल्यूज समेशन ऑफ बी भी आपको पता है, समेशन ऑफ एच, म्यू को आप सपोज कर ले 0.65 से 0.75 तक, ओके। इसको कर ले फैक्टर ऑफ सेफ्टी इट्स लेस देन, सो अनसेफ। शेयर फ्रैक्शन फैक्टर क्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, बी की वैल्यू आपके पास 73 है, समेशन ऑफ बी भी है, समेशन ऑफ एच भी है, टेबल में सारे वैल्यूज मौजूद है। आप जस्ट ये वैल्यूज ले ले और यहाँ पे चेक करें तो लेस देन 4, सो दैट्स वाई द शेयर फ्रैक्शन फैक्टर इज आल्सो इन डेंजर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मूवमेंट्स restoring movement divided by overturning movement, and I already discussed it. पॉजिटिव और नेगेटिव इसका वो लेना है। अब दिस इज़ आल्सो लेस देन 2, तो यहाँ पर भी आप जो है ना वो स्ट्रक्चर आपका अनसेफ है। सो द डैम सेक्शन इज़ देयरफॉर अनसेफ फॉर द प्रेजेंट लोडिंग कंडीशंस। तो ये सजेस्ट करता है ये स्टेबिलिटी एनालिसिस जो आपने जितने फैक्टर्स फाइंड आउट किए, तो इससे पता चलता है कि आपका डैम अनसेफ है, ठीक है। और एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पीई को थोड़ा सा इस पर थोड़ा काम करें, वर्कआउट करें, क्योंकि जाहिर है कि ये वो वाली फोर्स वैल्यूज़ नहीं लेनी है जो कि हमने टेबल में कैलकुलेट की है, ठीक है। वो प्रेशर की वैल्यू लेनी है, और प्रेशर की वैल्यू जो है ना हमारे पास वो सी एम एल्फा इंटू डेंसिटी टाइम्स एच है, ठीक है। सो दिस वाइंड्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। मिलते हैं जो कि ये हमारा पार्ट 4 है ना, पार्ट 3 में, ठीक है ना। ये इक्वेशन 8.5 और सेम आई थिंक सो सेम डैम है, लेकिन यहाँ पे जो है ना चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रेविटी डैम सेक्शन शोन इन फिगर फॉर अवर एम्प्टी एंड रिजर्वायर फुल कंडीशन। तो ये कंडीशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, और उसके बाद एक और डिज़ाइन क्वेश्चन है जिसमें आपने ये सारे डायमेंशंस बेसिकली फाइंड आउट करने हैं और फिर आपने चेक करना है। तो वो हमारा पार्ट 5 इंशाल्लाह लास्ट पार्ट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।